नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है। अमेठी में संजय गांधी चिकित्सालय का निलंबन, लाइसेंस बहाल कराने के लिए सत्याग्रह शुरू। 35 साल से चल रहा था हॉस्पिटल, नहीं आई कोई दिक्कत। स्मृति ईरानी पर भड़के वहां की जनता। सत्याग्रह में सीधे तौर पर स्मृति ईरानी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। अब आर पार का ऐलान, स्मृति को पड़ेगा भारी 2024 में। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार के विश्वासघात को बेनकाब करेगी कांग्रेस। महिला नेताओं ने संभाला कमान, तगड़ा झटका। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, कमलनाथ का शिवराज पर हमला, कहा सीएम की झूठ के प्रतिष्ठा निष्ठा जग जाहिर, अपने झूठ में पीएम को भी कर लेते हैं शामिल। बताएंगे क्या कुछ हमला बोला है। और वहीं राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में आवास न्याय योजना को किया लॉन्च। पीएम मोदी से पूछा, जातिगत जनगणना कराने से क्यों डर रहे हैं, बताएंगे कि करके। और इस बीच एनडीए के साथ नजदीकी पर सीएम नीतीश कुमार की दो टूक, कहा कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं, बोला बड़ा हमला। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में मुस्लिम छात्र की पिटाई को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अंतरात्मा को झकझोर देने वाला, योगी सरकार को भी लगाई फटकार। तो वे करके आपको विस्तार से जान लेना, खबरें बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है। अमेठी में संजय गांधी हॉस्पिटल को बंद कराए जाने का मामला। अब चिकित्सालय का निलंबित लाइसेंस बहाल करने के लिए सत्याग्रह शुरू। 35 साल से चल रहा था हॉस्पिटल। जी हां, स्मृति ईरानी के खिलाफ भी फूंक दिया बुगुल। अमेठी की मुंशीगंज स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल के निलंबित लाइसेंस को बहाल करने की मांग को लेकर के सोमवार को सीएमओ कार्यालय पर आंदोलन शुरू किया गया। अमेठी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आवाज उठाओ अमेठी बचाओ के नारे के साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह की अगुवाई में सोमवार से प्रदर्शन शुरू हो गया है। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कहा है कि मुंशीगंज स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल बीते 35 से 40 वर्षों से चल रहा है। कई सरकारें आई और कई गईं, लेकिन किसी ने वैमनस्यता नहीं की। नफरत और ईर्ष्यावश गांधी लगा होने के कारण हॉस्पिटल बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दीजिए, जबकि गांधी शांति का प्रतीक है। शांति नहीं पसंद है तो हॉस्पिटल बंद करने के साथ ही आप अपनी सरकारी सेवाओं को दुरुस्त कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि अमेठी की जनता को हम लोग मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। आरोप लगाया यह भी है कि अमेठी के सरकारी हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से बदहाल हैं। तत्कालीन सांसद राहुल गांधी ने अमेठी में 200 बेड का अस्पताल दिया, जिसमें मात्र 5 चिकित्सक हैं। जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी सहित कई कर्मियों की कमी बताया है। अब आपको बता दें, सीधे तौर पर उन्होंने स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब सत्याग्रह अमेठी में शुरू हो चुका है। और आर पार जब तक हॉस्पिटल चालू नहीं होगा तब तक स्मृति के खिलाफ यह आंदोलन जारी रहेगा। अगली एक और खबर निकल के आई है। मोदी सरकार को तगड़ा झटका देने के मूड में कांग्रेस। महिला आरक्षण पर केंद्र के विश्वासघात को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस ने बनाया नया ऐलान, महिला नेता संभालेंगी मोर्चा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने अब नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाली बिल बीते सप्ताह संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है, लेकिन इस बिल के 2 अहम प्रावधानों के चलते ये अगले कई सालों तक लागू नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती रुख का अख्तियार कांग्रेस ने कर दिया है और कांग्रेस ने अपने महिला नेत्रियों को आगे ला दिया है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने विरोध के इस तरीके के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21 महिला नेताओं द्वारा 21 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उन्होंने इस बाबत एक्स पर एक पोस्ट भी किया और उन्होंने लिखा कि इसका एजेंडा महिला आरक्षण के नाम पर मोदी सरकार के विश्वासघात को पूरी तरीके से उजागर करना है। और पवन खेड़ा ने जो शेड्यूल जारी किया उसके मुताबिक सांसद रजनी पाटिल अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी तरीके से 21 महिला नेता जो है वो सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आवास न्यास योजना का किया लॉन्च। पीएम मोदी से पूछा, जातिगत जनगणना कराने से क्यों डर रहे हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार छत्तीसगढ़ के दौरे पहुंचे और यहां राहुल बिलासपुर के परसड़ा में आवास न्यास सम्मेलन में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना का सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पूछा है कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं। राहुल ने जातिगत जनगणना को आज की जरूरत बताते हुए देश के लिए जरूरी बताया। इससे पहले राहुल गांधी ने बिलासपुर से ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 47,000 से ज्यादा परिवारों को पहली किस्त के तौर पर 118 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने एक तरीके से राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में जो है वो झंडा बरदार होगी। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हम अब भारतीय जनता पार्टी की तरह, बीजेपी की तरह कांग्रेस नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो दे रहे हैं और जो दे रहे हैं आगे भी देते रहेंगे। 47,000 से ज्यादा परिवारों को पहली किस्त के तौर पर 118 करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को गरीब विरोधी करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल गरीबों के खातों में राशि डालने के लिए और बीजेपी का रिमोट कंट्रोल अडानी के लिए चलता है।
एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जेडीएस और एनडीए में शामिल होने पर पार्टी में दो फाड़ अल्पसंख्यक नेताओं ने जताया असंतोष। कर्नाटक के पूर्व सीएम एच डी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस हाल ही में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई थी। इसे लेकर पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। पार्टी के बीजेपी से हाथ मिलाने और एनडीए का हिस्सा बनने के पार्टी के फैसले पर चर्चा करने के लिए अल्पसंख्यक नेताओं ने बेंगलुरु में एक बैठक की। सूत्रों ने आज तक बताया है कि बैठक में शामिल नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के एनडीए में शामिल होने के फैसले पर असंतोष जताया। बैठक की अध्यक्षता जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष एन नबी ने किया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में एनडीए के साथ नज़दीकी को लेकर के वो तमाम चीज़ें हैं। तो कर्नाटका में जो है वो मुश्किल भर रहा है। कर्नाटका के दौरान नेताओं ने पार्टी अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से राय लेने के लिए कर्नाटका के जिलों का दौरा करने के आगे के निर्णय लेने के लिए बेंगलुरु में एक बैठक का आयोजित करने की बात कही। एक और अपडेट निकल के आई है यूपी, मुस्लिम छात्र की पिटाई को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अंतरात्मा झकझोर देने वाला, वरिष्ठ आईपीएस से जांच का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बात है। आपने देखा होगा कि एक स्कूल शिक्षिका द्वारा छात्रों से एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मरवाने के वायरल वीडियोस को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अंतरात्मा को झकझोर देने वाला बताया। कोर्ट ने यूपी पुलिस की खिंचाई करते हुए मामले में दर्ज एफआईआर की जांच एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से कराने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति भैस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने अपराध होने के बावजूद पीड़ित के पिता की शिकायत पर शुरू में एनसीआर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई की। घटना को गंभीर बताते हुए पीठ के आदेश को 2 सप्ताह की देरी के बाद दर्ज की गई एफआईआर की जांच के एक वरिष्ठ आईपीएस के अधिकारी करेंगे। इस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं। तो सीधे तौर पर जो है वो ये बड़ी बात कही और तगड़ा झटका। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां बीजेपी को लगा झटका, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका दक्षिण में छोड़ गया एक और साथी। एआईएडीएमके ने तोड़ा गठबंधन। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा। दक्षिण में एनडीए और उनके एक बड़े साथी ने साथ छोड़ दिया। एआईएडीएमके ने भाजपा के साथ गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया। अन्ना द्रमुक ने घोषणा की है कि भाजपा के साथ गठबंधन हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अन्ना द्रमुक के उप समन्वय केपी मनसुमो ने कहा है कि बैठक में एआईएडीएमके ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। एआईएडीएमके आज से भाजपा और एनडीए गठबंधन से सारे रिश्ते तोड़ रही है। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में एक और तगड़ा झटका लगा। यूं हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी दल ने इस्तीफा देकर के उनके साथ एनडीए से अपना नाता तोड़ करके भाजपा को झटका दे दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर सुनवाई करेगा। एससी ने कहा था कि समय सीमा तय करे। स्पीकर ने जल्दबाजी में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बताया था। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना के संजय गुट और उद्धव गुट की ओर से एक स्पीकर एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर सुनवाई होगी और विधानसभा के सेंट्रल हॉल में यह सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर करेंगे। स्पीकर दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फटकार लगाई थी और कहा था कि आप बार बार हर एक चीज को टाल नहीं सकते हैं। स्पीकर ने मामले की पिछली सुनवाई से 10 दिन पहले यानी 14 सितंबर को की थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने की मुताबिक सुनवाई सुबह 10:30 बजे शुरू हुई जो दोपहर 2 बजे तक चली। इसके बाद स्पीकर ने अगली तारीख बताए बिना मामले की सुनवाई टाल दी थी। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। और वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने की बात कही। अगली एक और खबर निकल के आई है तो आखिरकार शाहरुख खान की जवान की कमाई तीसरे संडे फिर आया जबरदस्त उछाल, 600 करोड़ से इंच भर दूर फिल्म समझिए। दरअसल आपको बता दें, लगातार शाहरुख खान की फिल्म धमाल मचा रही है। साल 2023 में कमाल कर दिया है शाहरुख खान ने। बॉलीवुड के बादशाह ने जहां साल के शुरुआत में ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान से गर्दा उड़ा दिया, तो वहीं किंग खान की लेटेस्ट रिलीज फिल्म पठान से भी ज्यादा सक्सेस मिल रही है। फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई कर बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया है और अब यह फिल्म 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की ओर बढ़ चली है। आपको बता दें, जवान ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे संडे को कलेक्शन कितना किया है समझिए। दरअसल 17 दिनों में यह फिल्म गदर 2 और पठान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और हिंदी सिनेमा फिल्म जगत में बन गई है और 13 करोड़ रुपए की शानदार कमाई 17वें दिन भी 13 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब फिल्म की रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे संडे की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं, जिसके मुताबिक तीसरे रविवार को शाहरुख खान की फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो लगातार शाहरुख खान अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते नजर आ रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बाद लखनऊ में बीजेपी एमएलए के आवास पर मिला युवक का शव, सोशल मीडिया पर देखता था मृतक का काम। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज घटना सामने आया और यहां बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला के हजरतगंज स्थित आवास पर एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मृतक की पहचान 24 वर्षीय श्रेष्ठ त्रिपाठी के रूप में हुई है, जो विधायक शुक्ला के मीडिया सेल को देखता था और वो बाराबंकी के हैदरगढ़ का रहने वाला था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मृतक युवक त्रिपाठी के आत्महत्या करने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलेगी। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि फिलहाल यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। अधिकारी ने आगे कहा है कि पुलिस को विधायक के फ्लैट में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक युवक ने रात 11 बजे के आसपास फांसी लगाई हुई थी। भारतीय दंड संहिता IPC के संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की जा रही है। हजरतगंज इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि श्रेष्ठ ने खुदकुशी करने से पहले किसी एक परिचित या रिश्तेदार के कॉल करके कहा था कि वो खुदकुशी करने जा रहा है। तो इस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं। क्या कुछ खेला है ये अब यही सब जान सकते हैं, यह जांच का विषय है। एक और अपडेट, राहुल अखिलेश यादव ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा एक बेरोजगार युवक जो है वो पीछे पीछे मोदी के दौड़ रहा। दरअसल आपको बता दें, बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे एक बेरोजगार युवा दौड़ने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ा और जब पूछा तो कहा मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं सेना में नौकरी लेने के लिए, मैं बेरोजगारी से परेशान हूं और मैं सेना में नौकरी लेने के लिए PM मोदी से नौकरी मांगने पहुंचा था। अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि जब बेरोजगार युवा अपनी डिग्री लेकर नेताओं के पीछे दौड़ने लगे तो समझ लें कि वो कितना हताश है। हालात कितने खराब हैं। उत्तर प्रदेश में हालात बेहद ही खराब हैं और इस किसी से छिपी नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है, 7 देशों ने, जी हां, दरअसल आपको बता दें 7 मुस्लिम देश देंगे इसराइल को मान्यता। इसराइल फॉरेन मिनिस्टर बोले सऊदी अरब से बातचीत जारी है। दरअसल इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन ने कहा है कि सऊदी अरब से डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल होने के बाद कम से कम 7 मुस्लिम देश इसराइल को मान्यता देंगे। अब ये नए तरीके की पीस डील होगी। इजरायली अखबार हेरुसलम पोस्ट से बातचीत में कोहेन ने माना है कि सऊदी अरब ने इसराइल के बीच बातचीत जारी है और कुछ और चीज ऐसी है जिसके इस वक्त बताया नहीं जा सकता है। कोहेन का कहना है कि कई लिहाज से अहम है क्योंकि पिछले हफ्ते सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS ने फॉक्स न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि इसराइल से बातचीत अंजाम में काफी करीब है। पिछले दिनों इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने UN जनरल असेंबली में भाषण दिया था और इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट के पीस एग्रीमेंट को खास तौर पर जिक्र किया था और इससे पहले MBS का बयान आया था और एली कोहेन को बयान पर्दे के पीछे चल रही डिप्लोमेसी को लेकर आया था। तो सीधे तौर पर ये चीजें निकल कर आ रही हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें।